सम्राट द स्टोरी टेलर में आज हम देखेंगे मूवी भूत पुलिस की कहानी। इस मूवी की शुरुआत में हमें दो मॉडर्न तांत्रिक बंधु चिरंजी और विभूति दिखाई देते हैं, जिन्हें एक आदमी ने अपनी बेटी के अंदर से उसके दादा की आत्मा को भगाने के लिए बुलाया होता है। वो दोनों लड़की की आत्मा को भगाने के लिए उसके रूम जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़की एक अलमारी के ऊपर चढ़ी हुई होती है और डरावनी आवाज़ में इन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है। लड़की के अंदर से उसकी आत्मा को भगाने के लिए चिरंजी उस पर पवित्र जल छिड़कता है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता और उल्टा वो लड़की चिरंजी पर चढ़ जाती है। वहीं विभूति रूम की छानबीन कर रहा होता है तो उसे कुछ साइंस की किताबें और फिर एक सिलेंडर मिलता है जिसमें कोई गैस भरी हुई होती है, जिसे सूंघने से इंसान की आवाज़ भारी और डरावनी हो जाती है। विभूति ये देख के समझ जाता है कि क्या सीन चल रहा है और वो उस लड़की को कहता है कि अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। लड़की समझ जाती है कि वो पकड़ी गई है और उन्हें अपनी कहानी बताती है कि किस तरह उसके पापा उसे आगे नहीं पढ़ने दे रहे हैं और ज़बरदस्ती उसकी शादी करा रहे हैं। दोनों भाई सिचुएशन समझते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये नाटक कंटिन्यू रखने को कहते हैं। अब ये दोनों नीचे आकर दद्दू की आत्मा को भगाने के लिए हवन का नाटक करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि दद्दू की आत्मा ही उसे आगे पढ़ाने के लिए बोल रही है। तब लड़की के पापा बिना रिस्क लिए उसकी शादी कैंसिल कराकर उसे पढ़ाई करने के लिए मान जाते हैं और फिर ये दोनों भाई वहाँ से पैसे लेकर निकल जाते हैं। विभूति कहता है कि जब तक दुनिया में अंधविश्वास है हमारा काम तो चलता रहेगा, पर इस पर चिरंजी कहता है हाँ, और हमारा पाप का गाड़ा भरता रहेगा। दरअसल इन भाइयों का अभी तक असली भूत से सामना नहीं हुआ था, पर चिरंजी को अपनी तांत्रिक विद्या पर भरोसा है और वो अपने पिता की दी गई किताब पढ़ता रहता है जिसे किसी अजीब भाषा में लिखा गया था। पर विभूति को लगता है भूत कुछ नहीं होता और वो लोगों के अंधविश्वास से पैसे कमाते हैं और वो उसे किताब पढ़ने से भी मना करता है क्योंकि उसमें जो लिखा था वो किसी के समझ में नहीं आने वाला। पर चिरंजी यही समझने की कोशिश कर रहा होता है कि उस किताब में लिखा क्या है। अब हम देखते हैं कि बाबाओं का मेला लगा हुआ है, जहाँ हम माया को देखते हैं जो उल्टन बाबा की तलाश में आई हुई होती है। जहाँ एक गाइड उसे 3 आँखों वाले गोगल बाबा के पास ले जाता है जो अपने आप को उल्टन बाबा का संस बताता है। तभी बाबाओं की होर्डिंग के पास एक इंस्पेक्टर छेदीलाल भी उल्टन बाबा एंड सन्स की खोज में दिखता है। यही चिरंजी अपने पिता की लिखी किताब पढ़ रहा होता है कि उसके हाथ से किताब फिसल कर नीचे पहुंच जाती है, जिससे किताब का एक हिस्सा निकल जाता है। दरअसल ये एक की होती है जिससे अब चिरंजी उस किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ और समझ पाएगा और ये बात बताने को विभूति के पास जाता है, पर उसे ये सब बकवास लगती है, जिससे नाराज होकर चिरंजी जाने लगता है। तभी चिरंजी के कंधे पर अजीब सी सेंसेशन होने लगती है। दरअसल चिरंजी को लगता है कि जब भी कोई भूत प्रेत उसके आसपास होती है तभी उसके कंधे में ऐसी सेंसेशन होती है। पर विभूति कहता है कोई भूत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी जवानी की फ्रस्ट्रेशन है। तभी इन्हें इंस्पेक्टर छेदीलाल दिखता है, जिससे छुपते भागते हुए वो मेले के बाहर आ जाते हैं, जहाँ माया इन्हें मिलती है और माया को ये पता चलता है कि गोगल बाबा नहीं बल्कि ये भाई उल्टन बाबा के बेटे हैं और ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ जाते जाते माया उन्हें बताती है कि धर्मशाला के पास उसकी चाय की फैक्ट्री है और उसके पिता की डेथ के बाद अब वो और उसकी छोटी बहन जो लंदन से आई होती है उनको ये फैक्ट्री संभालनी पड़ रही है, लेकिन 2 हफ्तों से वो लॉस में चल रही है क्योंकि वहाँ काम करने वाले मजदूरों में डर है, जिसका कारण किचकंडी नाम की एक चुड़ैल है। किचकंडी का नाम सुनते ही चिरंजी उसे बताता है कि इसका जिक्र उसके बाबा ने उस किताब में किया है। तो माया बताती है कि हाँ, 27 साल पहले तुम्हारे बाबा ने ही भगाया था, पर ना जाने कैसे वो फिर से वापस आ गई। चिरंजी असली भूत भगाने के एक्साइटमेंट में होता है। वहीं विभूति अब भी यही सोच रहा होता है कि वहाँ कोई भूत बनने का नाटक कर रहा होगा और माया से 51,000 एडवांस की बात करता है। तो चिरंजी कहता है कि ये बाबा का पुराना केस है, इसलिए हम कोई फीस नहीं लेंगे। अब ये लोग धर्मशाला माया के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ माया की बहन कनिका मिलती है, जिसे भूतों पर विश्वास नहीं होता और वो इनको ढोंगी समझ रही होती है। वहीं इनके साथ इनका ख्याल रखने के लिए एक नौकर भी होता है। गाँव वालों को पता चलने पर कि कोई किचकंडी को भगाने आया है, वो इनसे मिलने आते हैं। वहीं विभूति बातें बनाते हुए कहता है कि ऐसी कोई बला नहीं जिनको हमने टाला नहीं, और चिरंजी गांव वालों को विश्वास दिला रहा होता है कि अब उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी तैयारी से आए हैं। आगे हम देखते हैं कि रात होते ही सब अपने अपने घर के अंदर भागने लगते हैं। वहीं एक आदमी हल्का होने का बोलकर अपनी पत्नी के साथ शौचालय जाता है, जहाँ उसकी वाइफ डरे सहमे बाहर खड़ी होती है और वो आदमी मज़े से अंदर शराब पी रहा होता है। दरअसल उसे हल्का नहीं होना होता है, बल्कि वो शौचालय में रखी शराब पीने आता है। तभी उसकी वाइफ को सामने एक साया दिखता है जिसकी आंखें चमक रही होती हैं, जिससे डर के वो दरवाज़ा खुलवाती है
और वो दोनों डर के मारे वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। अब अगली सुबह गांव वाले फिर से इकट्ठा होते हैं और इन दोनों भाइयों पर नाराज़ होते हैं क्योंकि कल किचकंडी फिर आई थी और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वहीं एक गांव वाला कहता है कि लगता है कि ये उल्टन बाबा के बेटे हैं ही नहीं। तो चिरंजी गुस्से से बोलता है कि वो असली वैद्य हैं, बाबा का, दादा का, परदादा का सबका कागज है उनके पास। और विभूति यहाँ बोलता है कि अगर कल किचकंडी आई भी थी तो ये तो खुशी की बात है, क्योंकि अगर वो उनके कहने पे आ सकती है तो उनके कहने पे जा भी सकती है। और वो गो किचकंडी गो किनारे लगवाते हैं। अब आगे देखते हैं कि कनिका माया को यहाँ से सब बेच बाच कर लंदन में अच्छा सा बार रेस्टोरेंट खोलने के लिए मना रही होती है, जिसे माया मना करते हुए कहती है कि ये बिजनेस पापा की विरासत है जिसे संभालना उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो यह जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती तो उसे और इस फैक्ट्री को अपने हाल पर छोड़कर लंदन जा सकती है। यहाँ चिरंजी अपने काम पर लगा होता है और लोगों से किचकंडी के साथ हुए उनके अनुभव के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है, पर हर कोई अलग अलग बातें बता रहा होता है। माया चिरंजी को बताती है कि तुम्हें संतू नाम के आदमी से मिलना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे पिताजी ने किचकंडी को भगाया था तो वो उस टाइम वहीं थे। आगे हम देखते हैं कि इनकी वैन में बच्चे ताका झाकी कर रहे होते हैं। तब विभूति उन्हें भगाने के लिए राक्षस का मुखौटा दिखाता है और वहाँ से बच्चों को भगा देता है, पर एक बच्ची नहीं डरती। वो उससे उसका नाम पूछता है पर वो बोल नहीं पाती और इशारों में अपना नाम तितली बताती है। तभी विभूति के पास छेदी सिंह का कॉल आता है, जो इन्हें पकड़ने के लिए नकली कस्टमर बनके कॉल करता है। विभूति ये समझ जाता है और कॉल काट के पीछे मुड़ता है तो देखता है कि तितली वहाँ से जा चुकी है। अब ये दोनों संतू से मिलने जाते हैं तो संतू बताता है आज से 30 साल पहले कैसे किचकंडी ने उसकी बीबी मंजू को अपने वश में कर लिया था। उल्टन बाबा ने मंत्रों से बड़ी मुश्किल से उसे वश में किया था, लेकिन बेचारी मंजू नहीं बच पाई। फिर उसकी आत्मा को एक हड्डी में घुसाकर एक मटके में डालकर बंद कर दिया और मटके को एक जगह छुपा कर रख दिया। संतू की बात सुनने के बाद दोनों उसी जगह पहुंचते हैं जहां उसके बाबा ने मटका छुपाया था और उन्हें वहां मटका मिल भी जाता है जो पूरी तरह सुरक्षित था। उसे देखकर चिरंजी बोलता है ये तो पूरी तरह से बंद है, तो फिर किचकंडी बाहर कैसे आई? विभूति मजाक उड़ाते हुए कहता है शायद उसकी फूफी होगी और उस मटके को छीन लेता है और उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि चलो आज ये मटका फोड़ कर देख ही लेते हैं ताकि पता चल सके कि बाबा सही थे या फिर हमारी तरह कोई ढोंगी। चिरंजी उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है पर वो उसे फोड़ ही देता है, जिसमें एक हड्डी और कुछ राख होती है, जिसका विभूति काफ़ी मजाक बनाता है और बाबा को ढोंगी बाबा बोलते हुए उस हड्डी को काफ़ी दूर फेंक देता है और चिरंजी का कंधा फिर से हिलने लगता है, पर वो उसका भी मजाक उड़ा देता है और कहता है कि कोई भूत वूत नहीं है, ये बस तुम्हारे हार्मोन्स हैं। आगे हम देखते हैं कि माया का कुत्ता उस हड्डी को लेकर रूम आ जाता है और उसे लेकर बेड के नीचे घुस जाता है। फिर जब बेड हिलता है तो माया को लगता है कि शायद उसका कुत्ता उसे हिला रहा है, पर कुछ देर बाद जब वो कुत्ता भी चले जाता है तो भी बेड हिलता रहता है और उसका बेड हवा में काफ़ी ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर माया पूरी तरह डर जाती है और फिर बाद में इस बारे में दोनों भाइयों को बताती है। तो दोनों भाई तलाशी लेने के लिए रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ जाते जाते चिरंजी का कंधा फिर से हिलने लगता है। वो कहता है भैया भूत वाली फीलिंग आ रही है। तो विभूति कहता है कितनी बार बोला है, भूत भूत नहीं, हार्मोन है हार्मोन। और जब चिरंजी बेड के नीचे देखता है तो उसे वही हड्डी मिलती है, जिसके कारण वो विभूति को चिल्लाता है कि उसके कारण ही किचकंडी अब इस घर में भी आ गई है। तो वो कहता है माया ने बात कि कुत्ता ही हड्डी लेकर आया है और उस पर इल्ज़ाम न लगाए, क्योंकि उनके आने से पहले भी यहाँ कांड तो होते ही आ रहे थे। इसी बीच ऊपर अजीब सी आकृति बनती हुई दिखाई देती है जो किसी आत्मा की ही थी, पर इनका ध्यान उस पर नहीं जाता। चिरंजी मंत्र पढ़कर उस रूम का शुद्धिकरण करता है और वो आत्मा वहाँ से भाग जाती है और बाहर जाकर चिरंजी माया से कहता है कि अब वो ना डरे, क्योंकि कल पूर्णिमा की रात है और कल वो हवन करके किचकंडी को हमेशा के लिए भगा देगा। विभूति चिरंजी को चिल्लाता है कि उसे इतनी जल्दी क्या है किचकंडी को भगाने की, वो तो अभी यहाँ और भी मज़े करना चाहता था। वो उसे कैसे भगाएगा जब कोई किचकंडी है ही नहीं। ये हवन फेल हो जाएगा और उन्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। चिरंजी कहता है उसे बाबा की विद्या पर पूरा भरोसा है, जिनसे वो कल ही उस किचकंडी को यहाँ से हमेशा के लिए भगा देगा और यहाँ से चला जाता है। विभूति को कुछ आवाज़ आ रही होती है, जिसका पीछा करके उसे पता चलता है कि माया की रूम की खिड़की के पास कोई सफ़ेद कपड़े पहनकर माया को डराने के लिए चढ़ा होता है। वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसे सीढ़ी सहित गिरा देता है, पर वो भाग जाता है, जिसका वो काफ़ी दूर तक पीछा करता है और कुछ दूर पीछा करके उसे पकड़ लेता है। तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं का नौकर होता है, और इसके साथ आगे ये भी पता चलता है कि उससे ये करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि कनिका होती है।
क्योंकि वो यहाँ से सब पेच बाज कर लंदन वापस जाना चाहती थी, पर माया को भी साथ में ले जाना चाहती थी, जो तभी मुमकिन हो पाता जब फैक्ट्री बिक जाए। विभूति को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस यहाँ पैसे कमाने आया था। वो कहता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा और फैक्ट्री बेचने में उनकी मदद भी करेगा। कहता है कि जो आप और आपका जमूरा इतने टाइम से नहीं कर पाए, वो एक दिन में करके बताएगा, और वो ये डील कर लेते हैं। माया सो रही होती है, तभी खिड़की से कुछ अजीब सी चीज़ आकर माया के चद्दर में घुस जाती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। और जब वो देखती तो उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब वो वापस सोने जा रही होती है तो एक अध जलासा भूत उसके सामने दिखता है और उसके अंदर घुस जाता है। यहाँ चिरंजी सब बातों से अनजान हवन की तैयारी कर रहा होता है, जिसे देखने के लिए गांव वाले भी आए होते हैं। और अब विभूति उसे गुड लक के लिए दही खिलाता है, जिसमें नींद की गोली मिली हुई होती है। अब चिरंजी हवन शुरू करता है, तभी ब्लूटूथ स्पीकर जो कनिका ने लगाए होते हैं उनमें अजीब सी डरावनी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। और फिर नौकर जो किचकंडी बना होता है और रस्सी से बंधा होता है लोगों के सामने आ जाता है, जिसको देखकर गांव वालों की तो हालत ख़राब हो जाती है। अब तक चिरंजी बेहोश हो चुका होता है और फिर विभूति उसको गोद में लेकर रोते हुए कहता है, ये किचकंडी बहुत शक्तिशाली आत्मा है, इसने मेरे भाई को मार दिया। अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो गांव खाली कर दो। फिर बेचारे गांव वाले गांव खाली करना शुरू कर देते हैं और यहाँ मटके वाली असली किचकंडी माया के ऊपर हावी हो चुकी होती है। फिर विभूति अपने डील वाले पैसे लेने कनिका के पास जाता है, जहाँ पर कनिका उसे बातों में गोल गोल घुमाए जा रही होती है। दरअसल उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसे दे सके। विभूति उसे धमकाता है कि वो पैसे दे दे, वरना वो बता देगा कि उसने गांव वालों को और अपनी बहन के साथ धोखा किया है। तो इस पर कनिका कहती है, और तुमने क्या किया? अपने भाई को दही में नींद की गोली मिला के दे दी ताकि तुम भी गाँव वालों को उल्लू बना सको। और चिरंजी ये सब सुन लेता है। विभूति चिरंजी को सफाई दे ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर छेदीलाल आ जाता है और इन्हें हथकड़ी लगाकर इनकी वैन में बैठा कर ला रहा होता है। विभूति उससे बोलता है, इतने बड़े बड़े मुजरिम हैं दुनिया में, तुम उन्हें छोड़ हमारे ही पीछे क्यों पड़े हो? तो वो बताता है वो उनसे उसके बाप का बदला ले रहा है और बताता है कि कैसे उनके बाबा ने उसका 12 साल की उम्र में बाल विवाह करा दिया, वो भी एक बकरी से। विभूति ये सुनकर हंसने लगता है, तो वो कहता है इसी तरह ज़िंदगी भर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। चिरंजी कहता है, सर बाबा ने आपकी ज़िंदगी बचाई है, ज़रूर आपकी कुंडली में तिल श्राप होगा। तो वो गुस्से में बोलता है कि कोई ज़िंदगी नहीं बचाई बल्कि ज़िंदगी खराब कर दी है, और अब वो इसका बदला उन दोनों को मार कर लेगा। विभूति ये सुनकर डर जाता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए स्पीकर पर जोर से चिल्लाता है, जिससे गाड़ी पेड़ पर टकरा कर रुक जाती है और छेदीलाल बेहोश हो जाता है और ये दोनों अपना लॉक खोलकर बाहर आ जाते हैं। और चिरंजी विभूति से गुस्सा ही होता है, क्योंकि इस बार जो उसने गलती की थी वो माफ़ी के लायक नहीं थी। वो उससे काफ़ी मनाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता और कहता है कि आज से हमारे रास्ते अलग अलग, और गांव वालों को बताने के लिए वापस आने लगता है। विभूति भी यहाँ अपने रास्ते जा रहा होता है कि उसे रास्ते में तितली मिल जाती है। उसे लगता है कि वो शायद गांव वालों से भटक गई है और वो उसे पीठ पर बिठाकर चलने लगता है। तभी उसके सामने फिर से छेदीलाल आ जाता है और अपनी बंदूक उस पर तान देता है। तो विभूति उसे कहता है कि वो बंदूक नीचे कर दे, बच्ची को लग सकती है। छेदी कहता है, कौन सी बच्ची बे? और वो देखता है कि तितली गायब हो चुकी होती है और छेदी के पीछे आ गई होती है और उससे बंदूक छुड़ाकर विभूति को बचा लेती है। तब यहाँ पहली बार विभूति को समझ आता है कि तितली कोई जिंदा बच्ची नहीं बल्कि उसकी आत्मा है, और समझ जाता है कि वो आत्मा को देख सकता है। और साथ ही सब समझ आ जाता है कि जब भी भूत आसपास होते हैं चिरंजी का कंधा हिलने लगता है। और अब वो भागते हुए चिरंजी के पास जाता है, जो मान चुका होता है कि भूत भूत कुछ नहीं होते, और अपने बाबा की किताब को फाड़ ही रहा होता है कि विभूति उसके पास आकर बोलता है कि वो सही था, भूत होते हैं और बाबा भी कोई ढोंगी नहीं थे। तुम एंटीना हो और हम एक्सरे। जब भी तुम्हारा कंधा हिलता है हमको भूत दिखता है और कहता है आई सी डेड पीपल। और तभी चिरंजी का कंधा हिलने लगता है। विभूति कहता है, हाँ ठीक ऐसे ही। चिरंजी कहता है, पर भैया ये तो हार्मोन्स है ना। विभूति बोलता है, नहीं मेरे लाल, इसका मतलब है कि कहीं आसपास। और तभी फैक्ट्री से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ इन्हें कनिका डरी सहमी हालत में छुपी हुई मिलती है। तभी इनका पीछा करते हुए इंस्पेक्टर छेदीलाल भी यहाँ आ जाता है। तभी उसके पीछे से माया कम किचकंडी दीवार पर चलती हुई आती है और छेदीलाल को हवा में उठा देती है और छेदी डर के मारे मिमियाने लगता है।
अब माया छेदी को छोड़ चिरंजी और विभूति के पीछे पड़ जाती है, जिससे बाबा की किताब चिरंजी से अलग हो जाती है। और जब वो विभूति पर हमला कर रही होती है तब विभूति कहता है कोई मंत्र पढ़कर इसे यहाँ से भगाए, तो चिरंजी कहता है बिना किताब के वह शायद नहीं कर पाएगा। तो विभूति उसे चांस लेने को कहता है और अब वो मंत्र पढ़ता है तो माया ठीक भी हो जाती है और सब उसके पास उसे उठाने के लिए जाते हैं। तभी वो विभूति पर जोरदार उल्टी कर देती है। अब ये लोग किचकंडी के जाने की खुशी मना ही रहे होते हैं कि चिरंजी बोलता है कि वो कहीं नहीं गई है, बल्कि मैंने उसे अपने अंदर स्थानांतरित कर लिया है। दरअसल उसे लगा कि कहीं किचकंडी माया के शरीर से मुक्त होकर कहीं उसके साथ भी वैसा न कर दे जो मंजू के साथ हुआ था। इसलिए उसने किचकंडी को माया से निकालने के लिए आत्मा ट्रांसफर मंत्र पढ़ा था ताकि वो उसके अंदर आ जाए, और क्योंकि वो तांत्रिक है तो वो उसकी आत्मा को संभाल लेगा। पर बिना बुक के उससे मंत्र पढ़ने में थोड़ी चूक हो जाती है और आगे पता चलता है कि किचकंडी तो विभूति के अंदर घुस गई है। अब विभूति चिरंजी को मारने जाता है क्योंकि उसका खुद पर कंट्रोल खत्म हो चुका होता है। तभी माया आकर धीरे से तितली का नाम लेती है, जिसे सुन किचकंडी थोड़ा शांत हो जाती है। यहाँ माया बताती है कि जब किचकंडी माया के अंदर थी तो वो उसकी मेमोरी से कनेक्ट हो गई थी, जिससे उसे पता चला कि आत्मा बुरी नहीं है बल्कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ है और इसे हमारी मदद की ज़रूरत है। और फिर चिरंजी अपनी तांत्रिक विद्या से जानने की कोशिश करने लगता है कि इसके साथ हुआ क्या था। तो यहाँ हम अंग्रेज़ों के ज़माने का सीन देखते हैं, जहाँ एक औरत कुछ अंग्रेज ऑफिसर्स को चाय नाश्ता दे रही होती है। एक अंग्रेज उससे छेड़छाड़ करने लगता है, जिसे उसकी बेटी तितली भी देख रही होती है। वो औरत हाथ छुड़ाकर अंदर चली जाती है, जिसके पीछे वो आदमी भी घुस जाता है। तो वो उस आदमी को घायल कर बाहर आ जाती है और तितली को लेकर अंदर जंगल में भाग जाती है और उस बच्ची को अपने से दूर जाने को कहती है। और फिर वो अंग्रेज उस औरत को वहाँ पर पकड़ लेते हैं और उसे एक पेड़ पर बांधकर उस पर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा ही जला देते हैं और आगे उस बच्ची को भी बंदूक से मार देते हैं। अपने साथ हुए इस जुल्म के कारण वो आत्मा अभी तक इस गांव में भटक रही थी और अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी। चिरंजी बताता है कि विभूति भैया को पता है कि तितली कहाँ मिल सकती है और वो जंगल में उसे ढूंढने लगते हैं और कुछ देर बाद उन्हें तितली मिल भी जाती है। तभी विभूति के अंदर से उस औरत की आत्मा निकलकर तितली को गले से लगा लेती है और फिर देखते हैं कि इन दोनों माँ बेटी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि ये बस यही चाहती थी, एक दूसरे से मिलना। और फिर लास्ट में हम देखते हैं कि छेदी हाथ जोड़कर इनसे माफ़ी मांग रहा होता है और शुक्रिया कर रहा होता है और कहता है कि मैं तो बस मामूली पुलिस हूँ, पर तुम तो भूत पुलिस हो जो भूतों को पकड़ते हो। और पिक्चर यहीं ख़त्म।